तो आप सभी का स्वागत है आज के बिजनेस अकाउंटिंग सेशन में। और जैसा कि हमारा सेशन लास्ट था टीडीएस के ऊपर जिसपे विकी सर ने दिया था, और आज का क्लास है हमारा जनरल एंट्रीज पे, जिसमें आप ट्रायल बैलेंस की, जिसमें आप टीडीएस और जीएसटी की एंट्रीज करना सीखेंगे। और आज की इस क्लास के लिए हमारे साथ सीए जितेंद्र बसु सर ने हमको ज्वाइन किया है। और आज के लीडिंग पर्सन जैसे सुभाष मलिक सर होंगे कल की तरह। तो मेरा वक्तव्य मैं इन्वाइट करना चाहूंगा इंट्रोडक्शन के लिए राधा रेड्डी जी को। वो टू यू राधा जी। Good evening, everyone. It is my pleasure to introduce Vijender Kumar Bansal, a qualified chartered accountant since 2004 and an information system auditor. He completed his BCom from Fresh College Rohtak in Hindi medium and is currently participating in Delhi through his firm GNB and Associate with rich professional experience. He further strengthened his profile by completing his LLB in 2021 and is also serving as Vice President of Ekal Shri Hari Jhandewala Vibhag, Delhi. We warmly welcome him to the session. It's my pleasure. It is my honor to introduce Mr. Subhash Malik, sir. Mr. Subhash Malik is having 50 years of diversified experience. He is a management consultant and mentor by profession, a facilitator by passion, and a volunteer by nature. Certified trainer and a motivational speaker, Subhash Malik has 100 plus top MNCs and Indian branch universities in client list. He has trained about 200,000 people in universities, institutes, corporate, and industry. At present, he is teaching and mentoring engineering students in Bharati Vidyapeeth College and banking postgraduate diploma in NIIT University. He has trained about 250,000 plus people in universities, institute, and corporate. Thank you, Abhishek ji, and it's over to you. थैंक यू राधा जी फॉर द इंट्रोडक्शन। और आगे मैं सर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा क्लास को स्टार्ट करने के लिए। Good evening to all. Am I audible? Good evening, sir. यस सर, गुड इवनिंग, यू आर ऑडिबल सर। Yes, good We evening. can hear. Yeah. सबसे पहले सबको नमस्कार, शुभ रात्रि, जय श्री श्याम, जय श्री राम। आज हम अपनी क्लास व्हाट इज द ट्रायल बैलेंस और हाउ रिक्वायर्ड ट्रायल बैलेंस, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ट्रायल बैलेंस हम सीखेंगे। और ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, इसका पर्पस भी क्या है हमारा, वो सीखेंगे। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि ट्रायल बैलेंस होता क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रायल बैलेंस। When you do any financial transaction, तो किस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करने से हमारे को क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, हमारे को क्या किसी को लेना है, क्या किसी को देना, वो कैसे पता लगेगा। अब हमने कोई चीज परचेज करके लाई, सपोज करो एक शॉपकीपर है, उसने कोई सामान खरीदा, बेच दिया। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट गिविंग सर्विसेज, आई पेड टू माय स्टाफ, आई एम हैविंग ऑफिस कॉस्ट, एसी बिल, कार बिल, कन्वेंस। तो मेरे को क्या बेनिफिट हुए, क्या लॉस हुए उस प्रैक्टिस के दौरान। यदि मैं एज ए ट्रेडर हूँ, कोई शॉपकीपर हूँ, मैंने क्या खरीदा, क्या बेचा, कितना मेरे पास माल बचा है, क्या उसके कारण मेरे को हानि हुई या लाभ हुआ, मीन्स प्रॉफिट और लॉस हुआ। क्या मेरे को किसी को एट द एंड ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर किसी को क्या कितने पैसे देने हैं, लेने हैं, उन सब चीजों का लेखा जोखा जो है वो ट्रायल बैलेंस के थ्रू ही हमें पता लगता है। जब तक हम ट्रायल बैलेंस नहीं बनाएंगे तो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कंप्लीट नहीं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स हमारा प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट हमारी प्रिपेयर नहीं होंगी, उनमें हम कहीं ना कहीं मिस्टेक करेंगे जो कि फिर हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक क्रिएट होगी। तो इट इज आवर ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्यों बनाया जाता है, हिंदी में इसको तुलन पत्र भी बोलते हैं, तलपट भी बोलते हैं। हमें क्या किसी से लेना है, क्या देना है, क्या खर्च हुआ, क्या कमाई, इन सब का लेखा जोखा जो है वो हमारा बनाने का पर्पस ट्रायल बैलेंस है। इसका मुख्य उद्देश्य एक और भी है कि वित्तीय लेन देन को संक्षिप्त में करना है। यदि हमने क्या ट्रांजेक्शन करी, क्या नहीं करी, उन सबको समराइज कर देता है समरी फॉर्म में। हमने मान लिया 50 कस्टमर को सेल किया पर डे, ईयर में जो 1000, 10,000, 15,000 ट्रांजेक्शन होगी, सेल परचेज, बैंकिंग की होगी, पेमेंट आएगी, पेमेंट जाएगी, कैश की होगी, टीडीएस भी होगा, आजकल जो जीएसटी इन्वायरमेंट है जीएसटी की भी ट्रांजेक्शन होगी, उन सबको समराइज कर देता है। ठीक है। अब
तुलन पत्र को रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास क्या होता है, ट्रायल बैलेंस। दिस इज statement of two columns. One is the both column are always same. It must requirement if the total of the debit and credit balance is not matched, means your accounts are incorrect. कहीं ना कहीं गड़बड़ है, जर्नल एंट्री करने में गड़बड़ है, लेजर बनाने में गड़बड़ है, या जर्नल एंट्री ठीक है, लेजर ठीक है, तो उसको पोस्टिंग करने में गड़बड़ है कहीं ना कहीं। जब तक हमारा ट्रायल बैलेंस के दो कॉलम होते हैं, डेबिट और क्रेडिट, दोनों मैच नहीं होंगे, इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़। तो हमें सबसे पहले वो चेक करना कि हमारा ट्रायल बैलेंस मैच है कि नहीं है। ट्रायल बैलेंस मैच है, डेबिट क्रेडिट दोनों साइड मैच है, दोनों का टोटल मैच है, तो हम आगे बढ़ेंगे उसको प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में तैयार करने के लिए। अब आ जाते हैं कि ट्रायल बैलेंस बनाते कैसे हैं। सबसे पहले हम जितने भी जर्नल एंट्री करने के बाद हम लेजर बनाते हैं। लेजर के ईच एंड एवरी लेजर, चाहे मेरा ईच एंड एवरी लेजर के क्लोजिंग बैलेंस हमें प्रिपेयर करने होते हैं। जो डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है वो ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में चला जाएगा, क्रेडिट बैलेंस है वो ट्रायल बैलेंस से क्रेडिट साइड में चला जाएगा। तो सबसे पहले हमारे जितने भी लेजर हमने प्रिपेयर किए हैं उन सबको क्लोज करना होता है, यानी उनके बैलेंस निकालने होते हैं। यदि किसी बैलेंस लेजर का बैलेंस नील है, जीरो है, तो वो ट्रायल बैलेंस में हमारे नहीं आता है। जिस भी लेजर का मेरा बैलेंस है, इवन सिंगल रुपीज और इन थाउजेंड, मल्टीपल और करोड़, डेबिट और वेदर इट इज क्रेडिट, बोथ आर पुट इन आवर ट्रायल बैलेंस थ्रू लेजर क्लोजिंग बैलेंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें जर्नल एंट्री आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे तो मेरे को लगेगा कि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग आ रही है, नहीं आ रही है। तो यू कैन अनम्यूट योर माइक, you can unmute your mic, so then I put some question, give you answer. If you have any question, then I will give your question, answer of that question. तो सबसे पहले हम जर्नल एंट्री देखते हैं। मैंने सपोज करो आज एक शॉप ओपन की। शॉप ओपन करने के लिए मेरे को क्या करना होगा? anybody tell me सर कैपिटल क्या होती है? व्हाट इज कैपिटल? सर हम जो बिजनेस ओपन करने के लिए जो कंपनी में टैक्स लगाते हैं। हाँ, कंपनी है या मेरी प्रोप्राइटरी फर्म है या मेरी पार्टनरशिप फर्म है, वट एवर बिजनेस। तो यहाँ पे हम बिजनेस की बात करेंगे, कोई भी बिजनेस है तो कैपिटल। बहुत अच्छा आंसर दिया जिसने भी दिया कि हम सबसे पहले कैपिटल लगाएंगे। जब कैपिटल आती है तो पहले एंट्री हम बुक्स में क्या करेंगे? आप लोगों को प्रिंसिपल अकाउंटिंग पता है? कैश या बैंक से कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। हाँ ठीक है। क्या बुक्स में हमारे सपोज करो मैं अपनी सक्षम भारती की बुक्स बनाए, सक्षम भारती ने एक नया बिजनेस शुरू किया, तो उसकी बुक्स में हम क्या एंट्री करेंगे? कैपिटल अकाउंट आई तो कैपिटल अकाउंट डेबिट। जिसने भी आंसर दिया दैट इज रॉन्ग, शीतल मैम, दैट इज रॉन्ग। सबसे पहले हम प्रिंसिपल अकाउंटिंग सीखेंगे। कोई मेरे को बता सकता है प्रिंसिपल अकाउंटिंग क्या है? आप लोग अनम्यूट करिएगा आराम से, कोई आंसर नहीं देना चाहे कोई बात नहीं, अब अनम्यूट करिएगा, सुनिएगा मेरी, फिर जिसको आंसर पता है वो बोलिएगा। तो किसी को कोई पैनलाइज नहीं करना, हमने सीखना है, लर्न करना तो एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। कैन यू टेल मी कि कैपिटल अकाउंट आएगी जब हम क्या एंट्री करेंगे, या बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होते हैं हमारे? एनीबडी नो द बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल और नॉट? ये ओरिजिनल मनी होती है, जितना पैसा हमारा लिया गया, जितना पैसा दिया गया, ये ओरिजिनल मनी होती है। तो मैं आपको बताता हूँ प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग क्या है। जब हम 11th क्लास में कॉमर्स बैकग्राउंड से स्टार्ट करते हैं तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल सबसे पहले हमारा पहला चैप्टर ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जैसे छोटे बच्चे को फर्स्ट क्लास में ABCD सिखाई जाती है ना, तो अकाउंटिंग के अंदर हमारे को अकाउंटिंग प्रिंसिपल सिखाए जाते हैं। डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, all expenses are debited and all income are credited। ये आप गांठ बांध लोगे, 4 लाइन सीख लोगे तो अकाउंटिंग में आपको सारी जिंदगी कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी अकाउंटिंग करने में। डेबिट व्हाट्स कम्स इन, मैंने मेरे पास जो भी आया वो मेरा डेबिट होगा, जो मेरे से गया वो क्रेडिट होगा, जो मेरे एक्सपेंसेस हैं वट एवर नेचर दैट इज वो डेबिट होंगे,
जो मेरी इनकम पार्ट है, जो मेरी इनकम हुई, वो मेरी क्रेडिट होगी। यदि मेरी जर्नल एंट्री इन 4 प्रिंसिपल पे बेस्ड है, जर्नल एंट्री में ठीक करूंगा, मेरे लेजर ठीक होंगे, लेजर ठीक होगा, ट्रायल बैलेंस ठीक बनेगा, ट्रायल बैलेंस ठीक होगा तो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट भी ठीक बनेगी। आप लोग समझे? अब ये जो एंट्री आपने बताई कि सबसे पहले हमारे को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैपिटल चाहिए, तो कैपिटल जब आई तो मेरे पास क्या आया? सक्षम भारतीय बुक्स में बना रहा हूं, मेरे पास क्या आया कैपिटल के रूप में? कैश आया। कैश आया, या बैंकिंग चैनल से बैंक में पैसा आ सकता है। ठीक है, तो जो आया, मैंने अभी बताया कि डेबिट वर्ड्स कम्स इन, जो चीज आई उसको डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आया? कैश आया या बैंक आया? तो कैश, हम कैश मान लेते हैं, कैश आया, कैश डेबिट कर दिया। क्रेडिट किसको करेंगे? जो कैपिटल है, कैपिटल आई। तो अभी जिसने आंसर दिया था कि कैपिटल डेबिट होगी, कैपिटल क्रेडिट होगी, और कैश मेरा डेबिट हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास कैश आ गया, मैंने बुक एंट्री कर दी, कैश डेबिट, बैंक क्रेडिट, ओ सॉरी कैपिटल क्रेडिट। अब उसके बाद सपोज करो मैं 10 लैपटॉप परचेज कर, तो मेरे पास 1 लाख रुपए कैश नहीं आ गया और मैंने 10 लैपटॉप परचेज कर लिए, क्या एंट्री करेंगे इसकी? परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, हाँ, बैंक बैंक या कैश क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखो, एक एंट्री दी हो गई, इसको हम बोलते हैं कि हमने माल नगद में खरीदा, पैसे देके खरीदा, तो वो बिल्कुल ठीक है जिसने भी आंसर दिया कि परचेज डेबिट टू कैश और बैंक। और यदि मैं माल क्रेडिट पे खरीदता हूं तो उसकी एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू डेटर और क्रेडिटर, क्या होगा? क्रेडिटर सर। क्रेडिटर्स, सप्लायर। क्योंकि यहाँ पे देखो माल आ रहा है, जो माल आ रहा है वो मेरा डेबिट हो गया, जो सेकंड पार्टी क्या हुई? सप्लायर, जिससे मैंने माल खरीदा, मेरा वेंडर, क्रेडिटर, वो क्रेडिट हो जाएगा। अब जब मैं इस माल को, मैंने 10 लैपटॉप बेच ली, खरीद लिए 1 लाख रुपए के, 10,000 पर पीस। अब मैं उस लैपटॉप को बेचना चाहता हूँ 12,000 रुपए में, 12,000 रुपए पर पीस। मैंने सपोज करो एक गुलशन कुमार जी को ही बेच दिया एक लैपटॉप 12,000 रुपए का, क्या एंट्री करेंगे हम? सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू गुलशन कुमार। नो 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 मिस्टर हिमांशु, अभी देखो, फिर आप उस पहले प्रिंसिपल को समझो, क्या चीज जा रही है, क्या चीज जा रही है मेरे यहाँ से? मेरे यहाँ से गुड्स जा रहा है, ठीक है, मेरी इनकम हो रही है, तो मैं इनकम को क्रेडिट करूंगा, सेल को क्रेडिट करूंगा, डेबिट किसको करूंगा? गुलशन कुमार को डेबिट कर दूंगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? गुलशन कुमार को डेबिट, जैसे परचेज के अकाउंट में हमने परचेज डेबिट करी, वेंडर और सप्लायर और क्रेडिटर वट एवर यू कॉल्ड क्रेडिट कर दिया। जब हम माल बेचेंगे तो मेरा जो कस्टमर है, कस्टमर कह लो, डेटर कह लो, या मैंने नाम ले लिया गुलशन कुमार, उनको डेबिट कर देंगे और क्रेडिट कर देंगे हम सेल को। ठीक है, या गुड्स अकाउंट बोल दो या सेल अकाउंट बोल दो, वो उसको हम क्रेडिट कर देंगे। ये होगी बेसिक जर्नल एंट्री, माल खरीदा और माल बेच दिया। अभी इस एंट्री के अंदर मैं एक छोटी सी चीज और ऐड करता हूँ। सपोज करो ये, अब आजकल जीएसटी इन्वायरमेंट है, मैंने वो माल जो खरीदा था, तो जो 10 लैपटॉप 10,000 के हिसाब से 1 लाख के खरीदे, और उसके ऊपर हम 10% ही मान लेते हैं कि जीएसटी है, वैसे 18% होता है, पर 10% मान लेते हैं कि जीएसटी है। अब वो मैंने लैपटॉप कितने के खरीदे? 1 लाख प्लस 10,000, 1,10,000 रुपए के 10 लैपटॉप। तो क्या एंट्री करेंगे वहां पे? बुक्स में मेरे परचेज को डेबिट करेंगे 1 लाख से, सप्लायर को मैंने कितने पैसे देने हैं? 1,10,000, 1,10,000 से क्रेडिट करेंगे, जो 10,000 मेरा जीएसटी है उसको हम डेबिट कर देंगे, उसको बोलेंगे जीएसटी इनपुट, जीएसटी इनपुट, उसको हम डेबिट कर देंगे। मेरे पास क्या क्या चीज आ रही है? 10 लैपटॉप आ रहे हैं जो मेरे परचेज में चले गए, मेरे पास जीएसटी आ रहा है सप्लायर से, वो मैं जीएसटी इनपुट डेबिट कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा सप्लायर को। अब ये आपको परचेज की एंट्री समझ में आई जीएसटी की? नहीं आई है? नहीं आ गई? आ गई है। तो मैं अब मान लिया, मैं जब सेल वाली एंट्री पे जीएसटी लगाऊंगा तो क्या एंट्री करेंगे? सर सप्लायर का अकाउंट डेबिट कर देंगे टू जीएसटी आउटपुट टू सेल अकाउंट। अब ये छोटी सी मिस्टेक कर दी साक्षी जी, सेल पहले अब कर सप्लायर की बजाय हम कस्टमर का अकाउंट डेबिट करेंगे। अच्छा हाँ जी सर। ठीक है, जो माल खरीदना ग्राहक का करेंगे हम। मेरा जो सप्लायर है वो वेंडर है जिससे मैं माल खरीदता हूँ, कस्टमर जिसको मैं माल बेचता हूँ। ठीक है, तो यहाँ
कस्टमर को डेबिट कर देंगे। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जीएसटी आउटपुट को क्रेडिट कर देंगे और सेल को हम क्रेडिट कर देंगे। यहां तक समझ में आ गया? आगे चले। अब मैं कहता हूं कि अब मैंने जो 1,10,000 रुपए के लैपटॉप खरीदे थे 10, मेरे पास 50,000 रुपए बैंक में पड़े थे, मैंने वेंडर को 50,000 रुपए की पेमेंट कर दी, क्या एंट्री करेंगे? सर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 50,000 की हमने पेमेंट कर दी, वेंडर को डेबिट कर देंगे और 50,000 को हम बैंक को क्रेडिट कर देंगे। क्योंकि देखो प्रिंसिपल समझो, मेरे यहां से क्या जा रहा है, कैश या बैंक, ठीक है? जो जा रहा है वो क्रेडिट, किसको कर रहे हैं? उसको डेबिट, ठीक है? अब इसी एंट्री को आगे बढ़ाते हैं। जिस कस्टमर को मैंने, ये गुलशन कुमार जी को एक लैपटॉप बेचा था 12,000 रुपए का, 12,000 के ऊपर 10% जीएसटी की हम बात कर रहे हैं, 1,200 रुपए जीएसटी हो गया, 13,200 रुपए का। अब गुलशन कुमार जी से मेरे पास 13,200 रुपए आ गए। सपोज करो कैश आए तो क्या एंट्री करेंगे, और चेक से ट्रांसफर आई या बैंक से आई डायरेक्ट, तो क्या एंट्री करेंगे? कैश अकाउंट डेबिटेड टू गुलशन कुमार। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, तालियां इनके लिए, तालियां इनके लिए, ठीक है? और यदि बैंक में आता है तो बैंक को डेबिट कर देंगे और गुलशन कुमार जी को क्रेडिट कर देंगे। यहां तक क्लियर है? यहां तक समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ठीक है। अब सपोज करो, अब मेरे पास माल भी आ गया, मैंने माल बेच भी लिया, माल की मैंने पेमेंट भी कर दी, मेरे पास माल की पेमेंट भी आ गई, सारे लैपटॉप बिके और सारे लैपटॉप्स की पेमेंट मेरे पास आ गई, वेंडर को मैंने अपने पेमेंट भी कर दी। अब सपोज करो मेरे पास हिमांशु जी एक एम्प्लॉई है, हिमांशु एम्प्लॉई को मैंने 5,000 पर मंथ सैलरी पे रखा है। अब मार्च एंड हो गया, मार्च की सैलरी देनी है, क्या एंट्री करेंगे? 5,000 रुपये मेरे को उनको सैलरी देनी है, मैंने उनको नगद दे दी सैलरी। सर सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। बहुत बढ़िया, मतलब बैंक और कैश कोई भी हो सकता है कि यदि मैं चेक दूंगा तो बैंक हो जाएगा और कैश दूंगा तो कैश हो जाएगा, ठीक है? बहुत अच्छे, बिल्कुल राइट आंसर। अब मैंने ऑफिस का रेंट भी पे करना है, 20,000 मैंने रेंट पे कर रहा, उसकी क्या एंट्री करेंगे? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब ऐसे ही मेरे जितने भी कोई भी एक्सपेंस होगा, रेंट हो गया, टेलीफोन हो गया, बिजली हो गई, सपोज करो एनडीपीएल, बीएससीएस, किसी को बिजली का बिल पे भी किया, तो क्या गए? एक्सपेंस इलेक्ट्रिसिटी टू कैश और बैंक, सैलरी डेबिट टू बैंक। मतलब जितने भी एक्सपेंस, कोई भी मेरे एक्सपेंस होंगे, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड टू कैश और बैंक, जो मेरे यहाँ से जा रहा है, ठीक है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जा रहा है वो क्रेडिट हो जाएगा, जो एक्सपेंसेस है वो डेबिट हो जाएंगे। समझ में आ गई यहां तक? आगे चले? yes. ठीक है। अब मैं एक छोटा सा इसमें एक और, जो हम टीडीएस की बात करते हैं, टीडीएस भी इसमें इनपुट कर देता हूं। अब मैंने गुलशन कुमार को जो एक लैपटॉप बेचा था 12,000 रुपए का, 13,200 रुपए जीएसटी समेत था, फिगर है ना आप लोगों की याद? 12,000 का जीएसटी, 10% जीएसटी, 13,200 रुपए का उनको लैपटॉप बेचा। अब सपोज करो गुलशन कुमार जी उसमें 10% टीडीएस काट लेते हैं, तो क्या एंट्री होगी हमारे पास बुक्स में? क्या एंट्री क्या होगी बुक्स में? क्या एंट्री? उन्होंने सपोज करो 1,000 रुपए टीडीएस काटा, परसेंटेज छोड़ दो, उन्होंने 1,000 रुपए टीडीएस काट लिया, 13,200 रुपए का माल बेचा, 1,000 रुपए उन्होंने टीडीएस काट लिया, 12,200 रुपए उन्होंने नगद पेमेंट कर दी मेरे को, तो हम बुक्स में क्या एंट्री करेंगे उसमें? सर वो टैक्स में गया ना, वो टीडीएस तो टैक्स में चला। एंट्री क्या करेंगे अपनी बुक्स? 12,200 रुपए डेबिट में डाल के इनकम अकाउंट डेबिटेड और टीडीएस अकाउंट डेबिटेड टू गुलशन कुमार। इनकम अकाउंट डेबिटेड कोई नहीं होता दोस्त, टीडीएस अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि टीडीएस मेरे पास आ रहा है 1,000 रुपीज, कैश मेरा डेबिट होगा, कैश मेरे पास आ रहा है, कैश और बैंक 12,200, 13,200 टोटल हो गया, 13,200 से गुलशन कुमार को क्रेडिट कर देंगे। पहली जो एंट्री हमने की थी गुलशन कुमार जी की, 13,200 कैश टू गुलशन कुमार,
अब वो जो गुलशन कुमार तो 13,200 ही रहेंगे पूरे एज इट इज क्रेडिट अमाउंट। डेबिट अमाउंट मेरा जो है वो मेरे पास कैश आ रहा 12,200, तो उस 13,200 को मैं कर दूंगा 12,200, और 1,000 रुपए जो मेरा टीडीएस में डेबिट हो रहा है, टीडीएस मेरे पास आ रहा है, तो 1,000 रुपए टीडीएस को डेबिट कर दूंगा। इसमें 2 ट्रांजेक्शन डेबिट की होंगी, टीडीएस डेबिट, कैश डेबिट एंड गुलशन कुमार क्रेडिट। ठीक है, समझ में आया नहीं है? एग्रीड? अब हमने सपोज करो जिस वेंडर से, सपोज करो रोशनी मैडम से ही हमने लैपटॉप खरीदे थे। अब हमने लैपटॉप खरीदे थे 10 लैपटॉप 10,000 के हिसाब से 1,00,000 रुपए के। अब मैं इनको कहता हूँ जी इस ट्रांजेक्शन में 10% टीडीएस लगना है 10,000 रुपए, तो मैं अपनी बुक्स में जब इनको पेमेंट करूंगा तो क्या एंट्री करूंगा? मैंने इनको 1,00,000 रुपए का माल खरीदा, अब जीएसटी वीएसटी हटा देते, 1,00,000 का लैपटॉप खरीदे, 10% टीडीएस काटा 10,000 रुपए, और 90,000 रुपए इनको मैंने कैश पेमेंट कर दी, कैश या बैंक कुछ भी लगा लो, तो सेम थिंग है। तो क्या एंट्री करेंगे हम? 90,000 रुपये डेबिट में डाल के 10,000 रुपये टीडीएस डेबिट में डाल दो। गलत है अमित बाबू। अब सोचो मेरे यहाँ से क्या जा रहा है, क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या To cash 90,000, to TDS 10,000. और डेबिट किसको करेंगे? रोशनी को। बिल्कुल रोशनी को। तालियां हिमांशु की। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। रोशनी को हमने कितनी पेमेंट कर दी टोटल? 1,00,000 करनी थी, 1,00,000 कर दी। 10,000 मैंने टीडीएस काटा, और टीडीएस मेरा क्रेडिट हो जाएगा, और 90,000 की मैंने पेमेंट कर दी, वो 90,000। अब वो देखो इसमें क्या जा रहा है, मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास से 90,000 रुपए कैश जा रहा है, मैंने क्रेडिट कर दिया। 10,000 रुपए जो मैंने टीडीएस काटा वो मेरी लाइबिलिटी है, वो मेरे को गवर्नमेंट को पे करनी है, वो भी जाएगी, तो वो मैंने क्रेडिट कर दी। ठीक है, और 1,00,000 रुपए से मैंने इनको रोशनी को डेबिट कर दिया। यहाँ से क्लियर है? ऑल क्लियर? सर सॉरी टू इंटरप्ट सर, वो पीपीटी जो आपने शेयर की थी क्या उसे प्ले करना है या फिर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है। वो इसीलिए दी थी कि ताकि अभी अभी तो देखो मैंने बेसिक समझा दिया, अब उसमें एक्चुअल एग्जांपल में डील कर लेते हैं। शेयर कर दीजिए, ठीक, शेयर कर दीजिए, और उसके आप पेज नंबर 2 पे आ जाइए। आई होप सभी को विजिबल होगी। हाँ हाँ हाँ, सबको दिख रही है? Yes sir, it is properly visible. हाँ अच्छा, कि पेज नंबर आगे आ जाइए, एक पेज और नेक्स्ट प्लीज। अभिषेक जी एक पेज और नेक्स्ट कर दीजिए। ये देखिए, तो मैंने कुछ इसमें एग्जांपल दिए हैं, आप देखोगे तो पहली जर्नल एंट्री मैंने की परचेज की, जिसके अंदर 72,000 की परचेज है, 8,000 रुपए का जीएसटी है, और 80,000 रुपए मैंने क्रेडिटर को क्रेडिट कर दिया। थोड़ा जूम कर दीजिए। यस, ठीक है, ये क्लियर नजर आ रही है सबको? Yes sir, properly हाँ, visible. अब देखिए ये मैंने एक पहली एंट्री ट्रांजेक्शन की, मैंने माल खरीदा 72,000 रुपए का, 8% उस पर जीएसटी, 8,000 रुपए जीएसटी दिया, क्रेडिटर जो सप्लायर मेरा वेंडर उसको मैंने 80,000 से क्रेडिट कर दिया। ठीक है, इस माल को मैंने बेच दिया कितने का? 1,00,000 का बेच दिया, जिसके अंदर की 90,000 मेरे सेल अमाउंट आ गया, 10,000 रुपए उस पर जीएसटी था। आप परसेंटेज और अमाउंट में मत जाना, ये जस्ट फॉर एग्जाम्पल है। ठीक है, अब ये माल खरीदा और मैंने माल बेच दिया। अब आ जाते हैं इससे नेक्स्ट, थोड़ा सा नीचे कर दीजिए अभिषेक जी। देखो, अब वो जो मैंने माल बेचा था, पहले मेरे पास पेमेंट आएगी जब भी मैं किसी को दूंगा, तो मैंने उस पार्टी से जो जो 1,00,000 का माल बेचा था, उसने मेरे को 90,000 रुपए कैश दे दिया, 5,000 रुपए मेरा टीडीएस काट लिया। अब चेक करते रहना, कहीं कोई एंट्री गलत ना हो, मेरे से हो सकता है, मेरे से भी गलती किसी से भी हो सकती है, गलत तो नहीं है एंट्री। ठीक है, 91,000 रुपए आए मेरे पास, 5,000 टीडीएस, 90,000 कैश, 91,000 मैंने अपने कस्टमर को क्रेडिट कर दिए। फिर उस 95,000 जो मेरे पास पेमेंट आई 90,000 की, उसमें से मैंने 7,000 रुपए अपने एक स्टाफ को पे कर दी, उसको सैलरी देनी थी, सैलरी दे दी। सैलरी देंगे क्या होंगे? एक्सपेंसिव डेबिट टू कैश। क्लियर? समझ में आ रहा नहीं? नेक्स्ट चलते हैं। अब मेरे पास पेमेंट तो आई गई थी, अब पेमेंट आ गई तो मेरे को अपने वेंडर को भी पेमेंट करनी है। अभिषेक जी नेक्स्ट पेज प्लीज। अब मैंने अपने वेंडर को ही पेमेंट कर दी। ठीक है, अब ये हो गई मेरी जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री होने के बाद हम लेजर कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। थोड़ा सा और ऊपर करिए बस। ठीक है, अब देखो
कैश के अंदर मेरा क्या था, डेटर से मेरे 90,000 आए थे, स्टाफ को मैंने 7,000 रुपये दिए, सप्लायर को 72,000 दिए, कितने बैलेंस बचे? 11,000। 11,000 मेरा कैश अकाउंट का क्लोजिंग। अब आप ये देखिएगा, इस कैश अकाउंट के अंदर ये जो अकाउंट आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है? कोई मेरे को बताएगा? कैश के अंदर डेबिट बैलेंस आ रहा है क्रेडिट बैलेंस आ रहा है? एनुअल टेल मी। सर क्रेडिट। ओके, एनी अदर एल्स? डेबिट है सर। और कोई? देखो सर डेबिट दोनों होगा का क्रेडिट बैलेंस होगा, इक्वल है। क्रेडिट होगा। एक तो चीज होनी है डेबिट या क्रेडिट, तो डेबिट के हक में कितने और क्रेडिट के हक में कितने वोट्स हैं बताइए प्लीज। डेबिट कितने बंदे? गुलशन जी, सपना मैडम। मैं सर डेबिट में होगा। सर डेबिट में ही होगा। माय वोट आल्सो गोस टू ओके, हिमांशु जी? सर डेबिट होगा। डेबिट। देखो अब ये आप कैश का लेजर समझो पहले। कैश के अंदर डेबिट बैलेंस आ रहा 90,000, मैंने स्टाफ को पे किए 7,000, क्रेडिटर को किए 72,000। जब ये 90,000 मेरा डेबिट बैलेंस है, उसमें से आप देखोगे मैंने 79,000 पे कर दिया, तो 11,000 रुपये मेरे डेबिट के बचे। जब भी मैं अकाउंट क्लोज करता हूं तो मेरा क्लोजिंग बैलेंस उसके दूसरे कॉलम में आता, ताकि वो दोनों डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो जाए। तो यहाँ जो 11,000 रुपये आपको बैलेंस दिख रहा है कैश के अंदर, ये डेबिट बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस, ना कि क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, इट इज माई पॉजिटिव बैलेंस, डेबिट बैलेंस। अब सेकंड अकाउंट देखते हैं हम क्रेडिटर का। अभिषेक जी थोड़ा सा नीचे करिए। अभिषेक जी, हाँ, अब देखिएगा, अब क्रेडिटर को मैंने पेमेंट कितनी करनी थी इंक्लूडिंग जीएसटी? जो मेरा जो जर्नल एंट्री के हिसाब से आप जाओगे इस वाले पेज, प्रीवियस पेज पे 80,000 का पेमेंट करना था, 72,000 मैंने इनको कर दिया। देखो दिखाओ जरा, परचेज वाली एंट्री, परचेज, और थोड़ा नीचे फर्स्ट एंट्री, कितना देना था मैंने सप्लायर को? क्या देखिए 80,000। अब आ जाइए सर लेजर में, ये बस थोड़ा नीचे, ऊपर चला गया सर, बस 80,000 देना था, 80,000 एक क्रेडिट आ गया। जो हमने एंट्री की थी, इसीलिए मैंने यहाँ पे एंट्री के हिसाब से पोस्टिंग लिखी, आप देखोगे परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा, जो बाई बोलते हैं जिसको हम, टू क्रेडिटर के अकाउंट में क्रेडिट आ रहा है अमाउंट 80,000, मैंने पेमेंट कर दी 72,000 की। 8,000 उसका कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है? यहाँ पे डेबिट है सर। क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस, ठीक है, ओके ओके फाइन। हाँ, अब ऐसे ही हम देखते चलेंगे जितनी भी हमारे लेजर हैं। थोड़ा थोड़ा नीचे कर दीजिए सर। अब ये देखो डेटर का बैलेंस है, डेटर के बैलेंस में 1,00,000 रुपए हमने लेने थे, 90,000 कैश आ गया, 5,000 टीडीएस आ गए, 5,000 अभी बैलेंस बचे, ये मेरा डेबिट बैलेंस है। जीएसटी के अंदर जब मैंने माल बेचा था तो कस्टमर से चार्ज करे 10,000 रुपए, जो मैंने गवर्नमेंट को देने हैं। 8,000 रुपए मेरे सप्लायर को दिए मैंने, जो मेरा डेबिट बैलेंस था। 2,000 रुपए मेरे क्रेडिट बैलेंस बचे। ठीक है, एग्री? आगे चलते हैं। अब ऐसे ही मेरा परचेज अकाउंट, परचेज में मेरा 72,000 का माल खरीदा था सप्लायर से, वो डेबिट बैलेंस है, उसमें और कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई, तो वो जो मेरा डेबिट बैलेंस यहाँ आ गया 72,000। सैलरी का मेरे 7,000 रुपये पेमेंट करी थी, सैलरी के अकाउंट में आ गई। सेल है नीचे, ये मेरी सेल आ गई 90,000। टीडीएस हमने हमारे जो कस्टमर ने 5,000 रुपये टीडीएस काटा था, 5,000 रुपये टीडीएस आ गया हमारा। ठीक है, लेजर नंबर 8, ये लेजर पोस्टिंग में लिख रखे, लेजर फोलियो नंबर होता है, एलएफ का मतलब होता है लेजर फोलियो नंबर, कि कितने नंबर पेज पे मेरा वो लेजर है। ठीक है, अब ये जो लेजर प्रिपेयर करने के बाद हम जितने भी क्लोजिंग बैलेंस अब आए मेरे, डेबिट आया या क्रेडिट आया, उन सबको नोट कर लेंगे। डेबिट को डेबिट साइड में, और क्रेडिट को क्रेडिट साइड में। ठीक है, इसके लिए एक वर्कशीट बनाएंगे हम। वर्कशीट में जो दोनों कॉलम में डेबिट क्रेडिट लिखेंगे, उसका टोटल चेक करेंगे। यदि मेरा दोनों का क्लोजिंग टोटल मैच हो रहा है, सेम आ रहा है, तो इसका मतलब मैंने गड़बड़ नहीं की, सब ठीक है। मे भी कोई अर्थमेटिकल एरर हो सकती है, पर वो इनपुट एरर नहीं होगी कि मेरी
अपरेंटली मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये मैंने आपको बताया था कि देखो ये अकाउंटिंग स्क्रीन पे दिखा रहा है अभिषेक जी, जरा एक पेज है यहाँ पे नीचे, थोड़ा और नीचे आइए, और नीचे आइए, एक पेज और नेक्स्ट। ये देखो ये मैंने ना प्रिंसिपल अकाउंटिंग दिए हैं। अभी चार लाइन याद कर लोगे तो आपको बहुत इजी रहेगा। एसेट्स ऑफ द बिजनेस मस्ट बी पुट डाउन इन डेबिट कॉलम, ऑल बिजनेस एक्सपेंसेस मस्ट बी इन डेबिट कॉलम, एवरी लाइबिलिटी, लाइबिलिटी यहाँ पे मेरी कौन सी है, जो जीएसटी मैंने 10,000 कस्टमर से लिया, 8,000 सप्लायर को दिया, 2,000 रुपये मेरे जो लाइबिलिटी है वो यहाँ पे आएगी क्रेडिट कॉलम में। ऑल रिवेन्यू, रिवेन्यू मीन्स मेरे सेल्स या इनकम क्वाड है जो ऑल रिकॉर्डेड इन क्रेडिट कॉलम। ठीक है, अभिषेक जी आगे बढ़िए थोड़ा। ये देखो ये हमारा ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट होता है कि कौन से किस हेड में है। पर्टिकुलर्स के नीचे मेरे अकाउंट के नेम लिखे हुए हैं। लेजर फोलियो का नंबर होता है कि किस पेज पे वो बैलेंस आ रहा है, किस वो लेजर जो है मेरे, जो आजकल तो कंप्यूटराइज होने लगे इसलिए आपको पता नहीं लगता कि जब मैनुअल होते थे, जैसे बुकलेट होती ना बुक, आपने इंडेक्स टेलीफोन डायरी देखी इंडेक्स, वैसे ही हमारे लेजर होते थे, तो उसमें लिखा होता था कि कितने नंबर पेज पे कौन सा लेजर है। डेबिट बैलेंस मेरे डेबिट के अंदर आ जाएगा, क्रेडिट के अंदर मेरे क्रेडिट बैलेंस आ जाएंगे। ये फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, हमेशा याद रखना कि दोनों कॉलम के टोटल मस्ट बी इक्वल, मस्ट बी इक्वल। यदि 1 रुपए का भी डिफरेंस है या 10 पैसे का भी डिफरेंस है, इट मीन्स कहीं ना कहीं गड़बड़ है। दया कुछ तो गड़बड़ है, तो वो है कि गड़बड़ है। ठीक है, नेक्स्ट अभिषेक जी, नेक्स्ट पेज प्लीज। अब ये देखिए जो हमने ऊपर लेजर बनाए उसके हिसाब से ये हमारे लेजर के क्लोजिंग बैलेंस है। अभी मैंने डेबिट क्रेडिट नहीं लिखे, अभी मैंने सिर्फ यहाँ पे अमाउंट उतारे कि मेरा कैश का कितना, क्रेडिट कितना, डेटर कितना, जीएसटी कितना, ये मेरे क्लोजिंग बैलेंस उतार लिया। मेरे को पता होना चाहिए कौन सा अकाउंट डेबिट है कौन सा क्रेडिट है। सर नेक्स्ट शीट। अब ये देखिए ये मैंने एक्चुअल फिगर वहां से ऊपर से यहाँ पुट कर दी। कैश का डेबिट आ रहा है, क्रेडिटर सप्लायर का मेरा क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, डेटर्स का डेबिट बैलेंस आ रहा है, जीएसटी लायबिलिटी थी मेरी 2,000 रुपये, उसका क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, परचेज मेरी एक्सपेंस मानी जाती है ऑलवेज डेबिट, सेल मेरी इनकम मानी जाती है ऑलवेज क्रेडिट, सैलरी एक्सपेंस है ऑलवेज डेबिट, और टीडीएस मेरा डिपॉजिट एसेट्स जो मेरा कटा हुआ है, यदि मेरा टीडीएस पेबल होता तो क्रेडिट हो जाता, ये टीडीएस मेरा कस्टमर ने काटा है वो डेबिट हो जाएगा। दोनों के टोटल आप करोगे तो मैच हो जाएंगे। फिर वो ये कि दोनों के टोटल मैच होने चाहिए। अब आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो जर्नल एंट्री से रिलेटेड, लेजर से रिलेटेड, टीडीएस से रिलेटेड, जीएसटी से रिलेटेड, ट्रायल बैलेंस बनाने से रिलेटेड, लेजर पोस्टिंग से रिलेटेड, लेजर बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड टू ट्रायल बैलेंस, any question, any type of any student or any person, then you put in the chat box or direct ask. Sir, could you explain trial balance? हाँ, ट्रायल बैलेंस देखो, ट्रायल बैलेंस को देखो हिंदी में बोलते हैं तुलन पत्र और तलपट भी बोलते हैं। ठीक है, ट्रायल बैलेंस बेसिकली क्या है, एक समरी है जितनी भी मैंने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करी। अब मैंने 100 बिल सेल के काटे, 50 पर परचेज करी, 50 बार सेल करी, पैसे आए गए, उन सब की समराइज कर दी मैंने कि किस पार्टी को या किस बंदे को कितना लेना है, किससे कितना देना है, किससे कितना लेना है, क्या मेरी सेल हुई, क्या मेरी परचेज हुई, क्या मेरा गवर्नमेंट की लायबिलिटी देने की, क्या मेरा टीडीएस बैलेंस है, क्या जीएसटी बैलेंस है। एक समराइज फॉर्म में ऑल लेजर के जो क्लोजिंग बैलेंस है उनको मैंने समराइज करके एक जगह लिख दिया। ट्रायल बैलेंस के दो कॉलम है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। डेबिट से मेरे को ये पता लगता है कि ये मेरी या तो एक्सपेंसेस होंगे, या मैंने किसी से पैसे लेने हैं, या मेरी एसेट्स होंगी। फर्स्ट इज एसेट्स, कोई मेरी एसेट्स है तो वो, और थर्ड यदि मैंने किसी मतलब मेरा जो बैलेंस है कैश बैलेंस है या कुछ है। ऐसे ही लायबिलिटी में यदि मेरा क्रेडिट पोर्शन है, या तो मेरी लायबिलिटी होगी या मेरी इनकम होगी या मैंने पैसे किसी को देने हैं। ठीक है, अब यहीं से जब मेरे को ट्रायल बैलेंस मेरे माइंड में घुस जाएगा कि ये डेबिट है ये क्रेडिट है, तो यहीं से जो आइटम P&L की है
जो मेरी इनकम पार्ट है, जो मेरे एक्सपेंसिव पार्ट है, वो तो चले जाएंगे मेरे P&L के अंदर। जो मेरी एसेट्स है और लाइबिलिटीज है वो कहाँ चली जाएंगी, वो कहाँ जाएंगी, एसिड एंड लाइबिलिटी में। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को बोलते हैं बैलेंस शीट। एसेट्स मेरी डेबिट, बैलेंस शीट की डेबिट साइड पे चली जाएंगी, लाइबिलिटी मेरी बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड में चली जाएगी, कैपिटल मेरी बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड में चली जाएगी। तो यहां से दो ही जगह जाएंगी वो आइटम, P&L में और बैलेंस शीट में। तो मेरे को पता होना चाहिए कि मेरा कौन सा इनकम है, कौन सा एक्सपेंस है, कौन सी एसेट्स है, कौन सी लाइबिलिटी है। उसी अकॉर्डिंग वो ट्रायल बैलेंस में से वो फिगर पिक करके और हम बैलेंस शीट और P&L में पुट कर देंगे। यदि मेरे को ट्रायल बैलेंस की अंडरस्टैंडिंग अच्छी से हो गई, मेरी सबसे पहले देखो जर्नल एंट्री मेरे को करनी आ गई, जर्नल एंट्री से मेरे को लेजर बनाने आ गए। लेजर यदि क्लोजिंग बैलेंस मेरे को पता है, मैं ट्रायल बैलेंस इजीली बना लूंगा। यदि मेरा ट्रायल बैलेंस बन गया तो उससे मैं P&L और बैलेंस शीट भी बहुत इजीली बना लूंगा। बताइए और कोई क्वेश्चन। सर मेरा क्वेश्चन जर्नल एंट्री से रिलेटेड था। ये मैं बता ना मैम प्लीज। सर जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स होते हैं और जो बैड डेब्ट्स होते हैं, तो उनमें हमेशा सर मेरे को कंफ्यूजन रहती है कि क्या जर्नल एंट्री होगी उसकी। देखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और बैड डेट्स क्या होते हैं, पहले आपको पता है ये चीज। जी सर, ये तो पता है कि प्रोविजन हम बनाते हैं कि इन फ्यूचर अगर हमें पैसा डेब्ट का नहीं मिलता है उसके लिए हम फंड बना के रखते हैं। और बैड डेब्ट्स होता है जब हमारा पैसा डूब जाता है, जब हमें डेटर से पैसा रिसीव नहीं होता है। बोलिए बोलिए। तो तब हम जब ठीक है जैसे ना, अब मैं दोनों को समझ लेते हैं। दोनों दोनों सेम चीज है, ठीक है। फर्क इतना है, एक में मैं मान लेता हूं कि मेरा पैसा डूब गया, नहीं आएगा। दूसरे में मान के चलता हूं कि मैं भी ये पैसा नहीं आएगा, ठीक है। एक तो मैंने पहले ही मान लिया कि भैया मर गया मेरा पैसा, तो नहीं आएगा। एक मैं कहता हूं यार एक्सपेक्टेड तो है, पर फिर भी मैं मान लेता हूं कि इसमें से इतना पैसा शायद नहीं आए, शायद नहीं आए, ठीक है। अब डेटर्स जब भी होते हैं, डेटर्स का बैलेंस क्या होता है मेरा, डेबिट बैलेंस, ठीक है। उसको अब पहले हम लेते हैं बेड डेट्स को। बेड डेट्स क्या है मेरी, बेड डेट्स मेरे एक्सपेंस है या इनकम है। यदि मेरा किसी पार्टी से पैसा नहीं आता है तो मेरा एक्सपेंस होगा, इनकम होगा। सर एक्सपेंस, एक्सपेंस होगा। साक्षी एक्सपेंस होगा, एक्सपेंस होगा तो डेबिट होगा। तो बेड डेट्स को मैं डेबिट कर दूंगा। क्रेडिट किसको करूंगा, जिस कस्टमर का मेरा पैसा नहीं आया, इनकम। जिस कस्टमर का मेरा पैसा नहीं आया उसको मैं क्रेडिट कर दूंगा और बेड डेट्स को डेबिट कर दूंगा। ये एंट्री समझ में आई नहीं आई। यस सर। सब भाई मैं फिर कह रहा हूँ, देखो सपोज हम अपने इस एग्जांपल में लेते हैं, अपने डेटर से 90,000 रुपए लेने थे। 90,000 रुपए में उसने ये 85,000 रुपए तो दे दिए, ठीक है। और 5,000 रुपए अभी उसके बैलेंस है। हमारी इस ट्रायल बैलेंस के अंदर 5,000 रुपए बैलेंस है ना। हेलो जी सर। बैलेंस है ना। अब सपोज करो 31 मार्च 26 को 5,000 रुपए लेने थे। अब अप्रैल आज 17-18 तारीख हो गई। 18 दिन से मैं रोज उसको फोन कर रहा हूँ, भैया पैसे दे दे, पैसे दे दे, पैसे दे दे, पैसे दे दे। अब भैया ना तो फोन उठाने बंद कर दिए उसने, घर गए उसके घर पे भी नहीं मिला। कभी बाजार में मिलता है तो कहता भैया है नहीं देने के लिए। कभी ज्यादा मूड खराब हो तो कहता नहीं दूंगा, क्या कर लोगे मेरा। तो अब ये मान के चल रहे हो 5,000 रुपए नहीं आएंगे। नहीं आएंगे तो मैं क्या करूंगा, मेरा लॉस हो रहा है, मेरा एक्सपेंस हो रहा है। बेड डेट्स को मैं एक्सपेंस को डेबिट कर दूंगा, क्रेडिट किसको करूंगा, डेटर को, जिससे 5,000 रुपए लेने, गुलशन कुमार से लेने थे, मैंने गुलशन ने नहीं दिए, गुलशन को क्रेडिट कर दूंगा, ठीक है। अब प्रोविजन फॉर बेड डेट्स की बात करते हैं। अब इसमें बेड डेट्स तो मैंने मान लिया कि नहीं आएंगे। अब मैं कहता हूं यार ये 5,000 आ भी जाए नहीं भी आए, कभी कहता देगा कभी कहता नहीं देगा, तो मान के चलता हूं यार ये प्रोविजन कर देता हूं। तो प्रोविजन की भी मैं क्या करूंगा, प्रोविजन मेरा एक्सपेंस ही होता है। तो एक्सपेंसिस प्रोविजन फॉर बेड डेट्स ये मैं डेबिट कर दूंगा और मैं कस्टमर को क्रेडिट कर दूंगा। अब यहाँ पे मैं देखो दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है बस। पहले बेड डेट्स के केस में मैं फुल्ली राइट ऑफ कर देता हूँ कस्टमर को, अपनी बैलेंस शीट अपनी बुक्स में से जीरो कर देता हूँ, हटा देता हूँ। यहाँ पे मैं एक्सपेंसिस फॉर प्रोविजन फॉर बेड डेट्स को डेबिट करके एक प्रोविजन फॉर बेड डेट्स एक लायबिलिटी खड़ी कर देता हूँ, ना कि मैं डेटर्स को जीरो करने की बजाय, डेटर्स को क्रेडिट ना करके मैं एक लायबिलिटी साइड में एक अकाउंट और बना दूंगा, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स,
जो कि मेरे टोटल डेटर्स में से माइनस हो जाएगा। समझ में आई नहीं आई? तो सर ये प्रोविजन क्रेडिट हो जाएगा फिर? तो एक्सपेंसेस बैड डेट्स करके तो वो दोनों नाम प्रोविजन ही रहते हैं, पर एक एक्सपेंसिव साइड आएगा P&L के अंदर, दूसरा आएगा मेरा लाइबिलिटी साइड में बैलेंस शीट के अंदर। ओके यहाँ पे सर। दो अकाउंट क्रिएट होंगे, एक्सपेंसिस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, वर्ड में यूज करा एक्सपेंसिस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, जो मेरा P&L का पार्ट बनेगा। सेकंड अकाउंट होगा जिसमें एक्सपेंसिस वर्ड नहीं आएगा, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, जो मेरा लाइबिलिटी साइड है, वो मेरा बैलेंस शीट का पार्ट है। तो मेरे डेबिट क्रेडिट दोनों मैच हो गए। सर ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते, P&L अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स? नहीं, P&L अकाउंट डेबिट तो कुछ होता नहीं ना, आपको लेजर अकाउंट तो ओपन करना ही पड़ेगा। P&L कोई अकाउंट लेजर नहीं होता ना, आपको लेजर तो क्रिएट करना ही पड़ेगा। आप डायरेक्ट दूसरा कर सकते हो, लाइबिलिटी साइड में प्रोविजन ना क्रिएट करके डायरेक्ट कस्टमर को आप क्रेडिट कर सकते हो। और बताइए। बैलेंस शीट में सब कुछ मेंशन होता है, बैलेंस शीट में सब कुछ मेंशन रहता है, जैसे कितना किसको लेना है, किससे देना है, सब कुछ मेंशन रहेगा उसमें बैलेंस शीट में। हाँ हाँ हाँ, क्वेश्चन क्या फिर हमारा? सर बैलेंस शीट देखते कैसे हम? बैलेंस शीट देखते कैसे हैं? देखो, बैलेंस शीट के अंदर एक एसेट साइड होती है, एक लाइबिलिटी साइड होती है। पता आपको नहीं पता? लेफ्ट साइड एसेट साइड होती है और राइट साइड लायबिलिटी साइड होती है। ये देखो, आप लेफ्ट और राइट बैलेंस शीट को रख के देखोगे, या मेरे इन फ्रंट ऑफ माई बैलेंस शीट कोई ओपन है, तो मैं उसको कहूंगा कि मेरे राइट में, जब मैं उसको देख रहा हूँ अपने सामने रख के, तो मेरे राइट साइड वाले कॉलम एसेट्स होंगे और मेरे लेफ्ट साइड वाले कॉलम लाइबिलिटी होंगी। तो आप उसको लेफ्ट और राइट को भूल जाइएगा, उसमें एक ठीक है, कॉलम ठीक होता है। है एसेट्स और एक कॉलम होता है लाइबिलिटी। ठीक है, जो लाइबिलिटी साइड है वो मेरे ट्रायल बैलेंस से क्रेडिट बैलेंस आएंगे सारे, और जो मेरी एसेट साइड है वो सारे डेबिट बैलेंस होंगे। लाइबिलिटी साइड में मेरे देखो क्या क्या आइटम होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। पहले मेरी कैपिटल होगी, जो मैंने अपनी पूंजी लगा रखी है। जो हमारी सबसे पहले जब ये मीटिंग स्टार्ट हुई, तो हमने कहा था कि बिजनेस करने के लिए सबसे पहले हमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो मेरी लाइबिलिटी साइड में सबसे पहला मेरा कॉलम होता है कैपिटल का हेड। उसके बाद मेरे आते हैं, मैंने किसी से लोन ले रखा है, अनसिक्योर्ड लोन है, या जैसे गाड़ी का लेता हूँ मैं, गाड़ी का लोन सिक्योर्ड लोन होता है, क्योंकि वो बैंक उसके ऊपर HP कर देता है। उसके बाद आ जाते हैं हम सप्लायर को कितनी पेमेंट देनी है हमने, कोई भी सप्लायर जिसकी हमारा बैलेंस कोई खड़ा है। उसके बाद आ जाते हैं कोई आउटस्टैंडिंग ड्यूज है, जैसे मान लीजिए सपोज करो मार्च खत्म हुआ, मार्च का टेलीफोन का बिल है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, हम अप्रैल में पे करते हैं। तो वो जो प्रोविजन फॉर एक्सपेंस होते हैं वो, या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी बोल देते हैं उनको, वो मेरे आ जाते हैं लाइबिलिटी साइड में। फिर मैंने स्टाफ की सैलरी, जैसे मार्च की सैलरी हम अप्रैल में पे करते हैं, तो स्टाफ सैलरी होगी। कोई भी एक्सपेंसिस जो हमारा ड्यू है, ड्यू फॉर पेमेंट, और या आउटस्टैंडिंग फॉर पेमेंट बोल देते हैं उसको, आउटस्टैंडिंग ड्यूज, वो हमारा लाइबिलिटी साइड में आ जाता है। अब आपके अकॉर्डिंगली लेफ्ट साइड में लाइबिलिटी आ गई, राइट साइड में एसेट्स हैं। एसेट्स में सबसे पहले मेरी आ जाती है फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स में मेरे क्या पास क्या होता है, मेरे पास मान लिया कोई बंगला है, गाड़ी है, फैक्ट्री बिल्डिंग है, मेरी शॉप बिल्डिंग है, मेरी कोई कमर्शियल बिल्डिंग है, या मेरे पास स्कूटर है, मेरे पास एयर कंडीशनर है, ऑफिस फर्नीचर है, वो सब मेरी हो जाती है फिक्स एसेट्स। उसके बाद मेरा कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है, सपोज करो मैं शेयर्स में इन्वेस्टमेंट है, या मेरे FD में पैसा लगा रखा है, तो इन्वेस्टमेंट आ जाती है। उसके बाद मेरे पास कोई स्टॉक बैलेंस है, मान लिया मैंने अभी एग्जांपल लिया था कि मैंने 10 लैपटॉप खरीदे और 8 बिके हैं, 2 स्टॉक बैलेंस है मेरे पास, 2 लैपटॉप बैलेंस है, तो वो भी मेरे एसेट साइड में आ जाएंगे, स्टॉक इन हैंड करके आते हैं। क्लोजिंग स्टॉक बोल दो या स्टॉक इन हैंड बोल दो, जिस डेट पे हम बैलेंस शीट बना रहे हैं उस डेट पे मेरे पास क्या स्टॉक का बैलेंस है वो आ जाता है। उसके बाद मेरे आ जाते हैं कि मैंने किस कस्टमर से कितना पैसा लेना है, सन्डी डेटर्स बोलते हैं उसको, कस्टमर बोल लो, सन्डी डेटर बोल लो, वो टेक्निकली टर्म सब जब आप बैलेंस शीट बनाओगे देखोगे तो वहाँ टेक्निकली टर्म सन्डी डेटर्स आते हैं। सन्डी डेटर का मतलब कि किस ग्राहक से मैंने कितना पैसा लेना है। उसके बाद मेरा बैंक बैलेंस और मेरा कैश बैलेंस।
अब बताइए कोई क्वेश्चन बैलेंस शीट से रिलेटेड या बैलेंस शीट की कोई आइटम नहीं समझ में आई हो तो? थैंक यू सर। वेलकम। ऐसे ही जैसे आपने क्वेश्चन पूछा बैलेंस शीट का, ऐसे पी एंड एल में भी मेरे पास दो साइड होती है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में मेरे फ्रंट पे यदि मेरे को पी एंड एल है तो मैं उसको अपने सामने फ्रंट पर रख के देखो तो मेरे जो लेफ्ट हैंड साइड है वो मेरी होगी एक्सपेंसिव साइड, राइट हैंड साइड होगी मेरी इनकम साइड। लेफ्ट हैंड साइड मेरे एक्सपेंसिव साइड में मेरी परचेज आ गई, मैंने उस परचेज को माल मंगाने के लिए कोई भाड़ा दिया है, कार्टेज इनवर्ड बोलते हैं। माल बेचने के लिए कोई भाड़ा दिया उसको कार्टेज आउटवर्ड बोलते हैं। ठीक है, उसके अंदर मेरे जितने भी एक्सपेंस होंगे, टेलीफोन, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, कन्वेंस और डेप्रिसिएशन, वट एवर एक्सपेंस रिलेटेड टू बिजनेस, वो उसके अंदर मेरे डेबिट साइड में आपको दिखाई देंगे। लेफ्ट साइड में, राइट साइड में मेरे जो इनकम पार्ट है वहां पे मेरे को सेल दिखाई देगी, क्लोजिंग स्टॉक। हाँ, लेफ्ट साइड में मेरा जब यदि बिजनेस कैरिड फॉरवर्ड है तो मेरा जो लास्ट ईयर का स्टॉक बचा हुआ उसको हम ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं, वो परचेज के ऊपर वो भी मेरा लेफ्ट साइड में आता है। राइट साइड में मेरे पास जो स्टॉक बैलेंस है, स्टॉक बैलेंस हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक दो जगह आता है। वो अब एक चीज मैं आपको और बता दूं, आप नोट कर लेना कि क्लोजिंग स्टॉक मेरा जो ट्रायल बैलेंस का पार्ट नहीं होता है। क्लोजिंग स्टॉक मेरा ट्रायल बैलेंस का पार्ट नहीं होता है। क्लोजिंग स्टॉक मेरा अदर देन ट्रायल बैलेंस होता है, जो मेरा दो जगह आता है, सेम फिगर आती है। एक प्रॉफिट एंड लॉस के राइट साइड इनकम पार्ट की साइड आता है, एक मेरा वो तो हो गया क्रेडिट बैलेंस, और उसको उसी का सेकंड इफेक्ट डेबिट बैलेंस मेरा एसेट साइड आता है, जो बैलेंस शीट के राइट साइड एसेट्स कॉलम के नीचे आता है। ठीक है, और बताइए। और किसी का कोई क्वेश्चन? हेलो, नो सर। और किसी का कोई क्वेश्चन? और किसी ने क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लें सर, बार बार रिपीट कर रहे हैं, पूछो कोई डाउट है। कोई भी ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस, जर्नल एंट्री, लेजर, इसके अलावा भी किसी माइंड में कोई क्वेश्चन है? सर ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट का थोड़ा डिफरेंस बता देना। अब देखो, ग्रोस प्रॉफिट क्या होता है। सपोज करो मैंने आपको कहा बेटा आप एक कंप्यूटर लाओ, आप लाए 10,000 रुपये का, आपने 12,000 रुपये का बेच दिया, कितने पैसे कमाए? 2,000। ये मेरा ग्रोस प्रॉफिट है। अब आप कहोगे सर यार 2,000 नहीं यार, मैं तो ये लैपटॉप तो खरीद कर लाया था नेहरू प्लेस से, 200 रुपये तो मेरा भाड़ा लग गया ऑटो का आने जाने का, तो मैंने तो कमाए कितने कमाए? जो भी किराया रहेगा 1800। किराया माइनस कर देंगे तो कितने कमाए मैंने? 1800। तो 2,000 रुपये मेरा ग्रोस प्रॉफिट है और नेट प्रॉफिट मेरा कितना है? 1800। अब इन दोनों का डिफरेंस समझो। जो किसी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए रिलेटेड टू डायरेक्ट एक्सपेंस है, दैट इज आवर ग्रोस प्रॉफिट। और उस प्रोडक्ट को कमाने के लिए, उस ग्रोस प्रॉफिट को कमाने के लिए जो जितने भी मेरे अदर एक्सपेंस है जो डायरेक्टली नॉट रिलेटेड टू दैट, वो मेरे इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो है बिलो द लाइन आते हैं। आपने कभी देखा होगा ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर पहले आता ट्रेडिंग अमाउंट अकाउंट, फिर पी एंड एल, दो अलग अलग चीजें होती हैं। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आता है मेरा सेल, परचेज, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, या मेरा कार्टेज इनवर्ड। फिर आ जाता है ग्रोस प्रॉफिट, उसके नीचे फिर मेरे एक्सपेंस आते हैं, सैलरी एक्सपेंस, टेलीफोन, बिजली, अटरम फटरम सटरम। फिर मेरा आता है नेट प्रॉफिट। तो जो ग्रोस प्रॉफिट मेरा अबव द लाइन आता है, नेट प्रॉफिट बिलो द लाइन आता है। ग्रोस प्रॉफिट डायरेक्टली मेरा एट्रीब्यूटेबल टू दैट आइटम कि मैंने कितना कमाया। ग्रोस मीन्स मतलब सकल लाभ, कुल लाभ कितना हुआ मेरा, उसमें से मैंने क्या और खर्च कर दिया उसको कमाने के लिए, वो माइनस कर देंगे, वो मेरा नेट प्रॉफिट, शुद्ध लाभ। सकल लाभ, शुद्ध लाभ। क्या घर लेके गए मैं कमा के, वो मेरा नेट प्रॉफिट। क्या कमाया था एक्चुअल में, वो मेरा ग्रोस प्रॉफिट। आई समझ में या नहीं क्लियर? आ गई सर समझ में। सर ये ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं? ट्रेडिंग कैसे बनाते हैं? जब ट्रायल बैलेंस बन जाएगा तो उस ट्रेडिंग अकाउंट में 4 आइटम जाती हैं।
सेल परचेज मेरा कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है, यानी कि कार्टेज इनवर्ट, इनवर्ट मीन्स मतलब उस माल को लाने के लिए जो मैंने भाड़ा दिया वो मेरा कार्टेज इनवर्ट है, वो मेरा आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। अब आ जाता है मेरा स्टॉक, यदि मेरी बिजनेस कैरिड फॉरवर्ड है, पिछला कोई स्टॉक बैलेंस है, वो ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा। इस साल मेरा कितना माल बचा हुआ है वो क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। इन सब का जो डिफरेंस है वो या तो ग्रोस प्रॉफिट होगा या ग्रोस लॉस होगा। ये एक ट्रेडिंग की आइटम है। ट्रेड मीन्स व्यापार, खरीदा बेचा बस। और बताइए। आई थिंक वी कैन कंक्लूड द क्लास हियर। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है अपने कैमरा सुन लीजिए ताकि हम एक पिक्चर की लिस्ट के साथ में पूरी कर दें। तो थैंक यू। इन द मीन वाइल अटेंडेंस के लिए अपने नाम और अपने फोन नंबर्स के लास्ट के डिटेल्स लिख के चैट बॉक्स में ला सकते हैं। और आगे इस क्लास के अंतिम मार्क्स की ओर बढ़ते हैं मिस्टर सुभाष मलिक सर की ओर। ओवर टू यू सर। चलिए, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू बंसल साहब, बहुत अच्छा आपने बच्चों को सर एग्जाम्पल अरे सर आपका आशीर्वाद है, बड़ों का आशीर्वाद है, बड़ों का आशीर्वाद। वो तो है ही सर, बिल्कुल। लेकिन बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया और सारे क्वेश्चंस के भी इनके डाउट क्लियर फिर भी मैं कभी कोई किसी को कोई क्वेश्चन है तो एनी टाइम दे कॉल मी और बिल्कुल। आस्क इन वो द तो हम क्लास लोग और ओपन ही होते कॉल हैं मी बच्चों एनी के टाइम। साथ, हमेशा ओपन होते हैं कि किसी को डाउट बाद में पूछ सकते हैं, तो कभी भी कॉल पहुंच जाइए आपके पास। हाँ एनी टाइम मोस्ट वेलकम। बहुत अच्छा एग्जांपल दिया बच्चों ने, मतलब क्वेश्चन बड़े अच्छे आए इनके और बड़े रेलेवेंट थे। लेकिन एक देखो ही चीज थी कि कम बच्चे बोल रहे थे, ज्यादा बच्चे नहीं। देखो मैं यही कहता हूँ कि पार्टिसिपेट करेंगे ना तो उनके लिए बेनिफिट है। देखो हम लोग तो, हमारी तो लाइन यही अब निकल गई विनोद जी के साथ रह के जिंदगी। अब ये यदि पार्टिसिपेट नहीं करेंगे ना तो लर्निंग में दिक्कत आएगी। सीखेंगे, सही बात है। अब मैं अपनी बता रहा हूँ, विनोद जी के यहाँ जब सीए करने आए थे आर्टिकल थे तो पहले 6 महीने कुछ करा ही नहीं। वो बोला भाई क्या काम नहीं करना, काम है नहीं। बोला काम ऐसे थोड़ा होता है यार, काम मांगना पड़ता है। काम तो लेना पड़ता, सही बात। काम मांगो, मिलता नहीं है, काम मांगो तो सीखोगे। अब वो दिन आज दिन है वो। अब वो तो हमारे लिए तो 1961 का एक 2025 नया बदल गया, दोबारा से पढ़ना पड़ेगा सब कुछ। खैर अच्छा रहा, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। और सब लोगों के लिए इंफॉर्मेशन है कि कल क्लास नहीं होगी, संडे छुट्टी होती है। मंडे को सीए ममता क्रेस्टा क्लास लेंगी जिसमें एक्सेल से शुरू करेंगी। वो एक्सेल का कैसे यूज करना है अपने अपने बिजनेस अकाउंटिंग में और वैसे भी। और वो बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, वो सब पढ़ाएंगी। 4 दिन उन्हीं की क्लास चलनी है, तो सब टाइम पर ज्वाइन करें। एंड थैंक यू वेरी मच एवरीवन, ऑल द बेस्ट। और फिर मंडे को मिलते हैं सब। थैंक यू जय श्री राम, सबको नमस्कार, जय श्री राम। बहुत अच्छा जी, थैंक यू सो मच, सो नाइस। थैंक यू सर फॉर कंप्लीट मार्क्स। और आगे वोट ऑफ थैंक्स के लिए बढ़ते हैं राधा आर्य जी की ओर। ओवर टू यू राधा जी। आई थिंक राधा जी ने ज्वाइन नहीं किया है, तो हम भी कर देते हैं वोट ऑफ थैंक्स। So, good evening, dear friends. I Abhishek on behalf of Saxon Motor Society. I feel honored to extend my vote of thanks. I am deeply thankful to CA Bajendra Bansal for taking our wonderful session. Welcome. We look forward to more such classes. A big thank you for all of you, dear students, for your active participation and MCQ events. I wish to acknowledge and thank all the seniors of Saxon Bharti and Saxon Royal Society who graced today's class. Finally, thanks to Mr. Subhash Malik sir for having taken so much interest in the training session. And with that, wishing you all a good night. और आप सभी सेशन लीव कर सकते हैं। और जाने से पहले दरख्वास्त कि आपको कल का लिंक मिल गया होगा और क्लास का लिंक भी आपको कल यूट्यूब पे मिल जाएगा। तो जरूर जाइए, देखिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए कि हम ज़्यादातर लोगों तक ये क्लासेस पहुंचा पाए और ज़्यादातर लोग सीख पाए इससे। तो आप सभी को इसके साथ गुड नाइट एंड शुभ रात्रि। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में मंडे को। गुड नाइट।